आज मुद्दों की राजनीति गायब है और तमाम मुद्दों पर लोग बोलना भी नहीं चाहते। नेता भी डरते हैं कि हमें पार्टी पता नहीं दरकिनार कर दे, जैसे लौटोराम निषाद को कर भी दिया गया, और अन्य पार्टियों के भी यही कमोबेश हालात हैं। कामरेड उदल यादव जी हमारे साथ हैं, जो कई बार जेल भी गए हैं, जौनपुर टीडी कॉलेज के छात्र भी रहे हैं और मल्हनी के रहने वाले हैं। मल्हनी चूँकि आजकल चर्चा में है, उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है, तो कई मुद्दों पर आपसे बातचीत करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप बोलते हैं और जो बोलेगा उसी को हम कवर कर पाएंगे, उसी को हम दिखा पाएंगे। सर स्वागत है। सर एक बड़ा सवाल यह है कि मल्हनी में उपचुनाव हो रहा है और एक तरीके से पूरे प्रदेश में चर्चा है कि मल्हनी में इस बार क्या कुछ होगा। क्या आप देख रहे हैं कि इस बार जो है ऊँट किस करवट बैठेगा? पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं और उपचुनाव मल्हनी के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा घर भी मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में है। कामरेड उदल यादव के नाम से हमको जानते हैं लोग, और मल्हनी का उपचुनाव जो है इस बार बहुत रोमांचक होगा। आदरणीय स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी के मरने के बाद समाजवादी पार्टी से उनके बेटे लकी यादव को टिकट मिला है और भारतीय जनता पार्टी की अभी कोई क्लियर नहीं है। सुनता हूं कि पाणी सिंह का फेसबुक पर आया है और बसपा का भी क्लियर नहीं हुआ है, न तो और अन्य और पार्टियों का है। उसमें एक लड़ते हैं, निर्दल लड़ने वाले हैं सांसद धनंजय सिंह, पहले रहे। तो मल्हनी का उपचुनाव जो है अभी हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने ये ललकार के कहा कि मल्हनी का उपचुनाव हर कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की झोली में आना चाहिए। हम लोग सुन रहे थे दूर से। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यादवों की है। ये मुद्दे के आधार पर कोई राजनीति नहीं की जाती। मल्हनी में सबसे ज़्यादा संख्या है, सबसे ज़्यादा मल्हनी में यादवों की संख्या है। उसके बाद जो है हरिजन है, हरिजन के बाद ब्राह्मण है, उसके बाद तब ठाकुर है और अन्य जातियां भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये उपचुनाव जो है मैं समझ रहा हूँ कि अभी तो हमारी पार्टी का कोई निर्देश नहीं है, लेकिन मैं व्यक्तिगत अपने आकलन से समझ रहा हूँ कि लकी सब पर भारी पड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, तो वहाँ पर धनंजय सिंह का नाम क्यों बार बार आता है कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे तो भला उलटफेर होगा? एक क्या फैक्टर है धनंजय सिंह का? ऐसा है, धनंजय सिंह बाहुबली कहे जाते हैं, उनके साथ अराजक ज़्यादा रहते हैं और उनकी एक गणित है, सब पैसा सबसे ज़्यादा उनके पास है, मंगा लेते हैं। वो चाहे जिस ढंग से मंगाते होंगे, वो पैसा बांटते हैं गांव के प्रधानों को मिला करके, क्षेत्र के लोगों को मिलाकर पैसा बांट करके चुनाव लड़ते हैं। एक बार दो बार वो हार चुके हैं मल्हनी का चुनाव बाबू पारसनाथ यादव जी से, और 40,000 45,000 वोट तक निर्दल पाती थे विधानसभा की। लेकिन इस बार अगर कोई कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का अच्छा आ गया तो शायद वो 10,000 15,000 पर सिमट जाएंगे। संजय निषाद ने जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के समझौते में हमको टिकट मिलेगा, संजय निषाद ने जो है अपना हाथ ऊपर कर दिया है। तो ये किसी दल के नहीं है, कभी भाग के कुत्ते की तरह उसमें जाते हैं, कभी इसमें जाते हैं, कभी उसमें जाते हैं। किसी दल के लोग उनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसलिए नहीं तैयार है को किसी दल में जाएंगे तो चुनाव मतलब उसको जो है डिस्टर्ब करेंगे और उस पार्टी के लोगों को डिस्टर्ब करेंगे, डिक्टेटरशिप करेंगे। इसलिए धनंजय का नाम आता है, मैं तो समझ ही नहीं पाता क्यों। अच्छा ये बताइए, पहले चुनाव जातिवादी होता था या अब चुनाव ज़्यादा जातिवादी हो गया है? दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि जातिवाद को लेकर के बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हालांकि हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, लेकिन हम मुद्दों की राजनीति कोई कम सुन पाता है। जातीय राजनीति इस समय भारी पड़ गया है। जब हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता है कि ठाकुर का खून गर्म है, वो कहीं गलती कर देता है, तो उसके रिएक्शन में जातिवाद बढ़ेगा कि घटेगा? ये जातिवाद पैदा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर जातियों में उप जातियों में आपस में लड़ा करके ये सांप्रदायिकरण कर रहे हैं देश का, प्रदेश का, और ये उपचुनाव भी उसी लहजे में जाएगा। ये जाति व्यवस्था है, जाति समीकरण जिसका अच्छा बनेगा वही चुनाव जीतेगा, मल्हनी का उपचुनाव जीतेगा। अच्छा, मुलायम सिंह का जब एक दौर था तो उस समय बड़े आंदोलन होते थे, लाठीचार्ज भी होते थे। आज भी लाठीचार्ज हो रहे हैं, आंदोलन हालांकि कम हो रहे हैं। तब के आंदोलन और अब के आंदोलन में क्या अंतर है? सही बात यह है साहब कि मुलायम सिंह यादव जी वो वास्तव में धरती के नेता थे।
हम टीटी कॉलेज के छात्र नेता थे तभी श्री मुलायम सिंह का नाम आता जाता था। हम कई बार उनके मंच पर भी भाषण दिए हैं, वो मंडल आयोग पर और तमाम आंदोलन जो होते हैं। तो मुलायम सिंह का आंदोलन एक ईमानदारी का आंदोलन था उस जमाने में। वो चाहे कांग्रेस भी आंदोलन करती थी, चाहे मुलायम सिंह करते थे, चाहे किसी पार्टी का आंदोलन, वो आंदोलन के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज का जो आंदोलन है ये आंदोलन के रूप में नहीं, तब भी लाठीचार्ज होता था, कहीं कहीं आज भी लाठीचार्ज हो रहा है, तब भी पुलिस पर गोली चलती थी, आज भी चलती है, लेकिन वो मुद्दों पर चलती थी, आज जो है जातियों पर चल रही है। अगर ये हाथरस कांड को उठा के देख लीजिए, जयवेंद्र सिंह जा रहे थे, उनको पीटा गया, राहुल गांधी प्रियंका गांधी को पीटा गया, प्रियंका गांधी को पुलिस के लोग जो पुरुष होते हैं, पुरुष के लोगों ने उनका ये पकड़ के कॉलर खींच रहे थे, मैं देखा था इसको व्हाट्सएप में। तो तब के लाठीचार्ज में अब के लाठीचार्ज में बहुत अंतर है। आज के लाठीचार्ज के लोग मनमानी पीटते हैं कि फला पार्टी का है, फला जाति का है, और तब ये नहीं होता था। तब ये मुद्दों के आधार पर राजनीति होती थी। मुलायम सिंह आंदोलन करके राजनीति में पैदा हुए हैं। अब बाबू अखिलेश जी आज फेसबुक चला रहे हैं, मुझे ये बहुत बड़ा कष्ट है, आंदोलन में लोग नहीं उतरते हैं। मायावती जी जो हैं ये भी आंदोलन के नेता नहीं हैं। ये अपने लोगों के जो है हरिजन लोगों का वो टिकट खरीदती हैं, लेती हैं, पैसा लेकर के बेच देती हैं। अब तो हरिजन भी कहने लगे हैं कि मायावती हम लोगों की वोट बेच देती हैं। तो उनकी भी राजनीति वही है, भाजपा के साथ है, उनकी गोद में है, और इनकी भी राजनीति समझ में हमको कम आता है। हम सीपीआई के लोग हैं, आंदोलन करते हैं और आंदोलन करते रहेंगे, और मुद्दों पर करते हैं, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, सांप्रदायिकता के खिलाफ और तमाम मुद्दों के खिलाफ। कृषि के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हम लोग लगातार आंदोलन किए हैं। मैं 60 साल का हो गया हूँ, 83 में टिगरी कॉलेज का नेता था, तब से आज तक लगातार आंदोलनों में रहा हूँ। कई बार हमें आंदोलन में जेल भी जाना पड़ा है, लाठी खानी पड़ी है, लेकिन हम लोग उससे विचलित नहीं है। लेकिन आज का लाठीचार्ज एकदम सरासर जातिवाद पर है, ये अन्याय हो रहा है। आज जनतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप की तरह हमारे देश की सरकारें जा रही हैं। ये उपचुनाव बहुत शालीनता से नहीं होगा। मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुंडई अराजकता होगी। इनके पुलिस के लोग भी बूथ कैप्चरिंग कर सकते हैं, इनके गुंडे भी बूथ कैप्चरिंग कर सकते हैं, पेटियाँ भी बदली जा सकती हैं, मत पेटी बदली जा सकती हैं। तो ईवीएम से होता है तो हाँ, ईवीएम भी बदला जा सकता है, उसको उठा के ले जाते हैं, बदल देते हैं, दूसरा ईवीएम रख। अच्छा ये बताइए, एक आखिरी सवाल ये है कि आपके लगभग 2 दर्जन विधायक हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, एक अच्छा दौर रहा, उसमें मित्रसेन यादव भी थे, और कहा जा सकता है सीपीआई एक बड़ी चैलेंजिंग पार्टी मानी जाती थी, और कई सीटों पर तो उसके विधायक जो है निर्णायक भूमिका निभाते में होते थे, जीतते भी थे। तो आप दूसरों पर तो सवाल उठा रहे हैं, आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया मित्र। सच्चाई ये है कि हम सीपीआई के लोग आंदोलनों की और एक मुद्दों की राजनीति करते हैं और मुद्दे पर लड़ते हैं। हम वर्गीय समीकरण की बात करते हैं। अब आज वर्गीय समीकरण जातीय समीकरण में बदल गया। जो हमारे गरीब लोग थे, जो हमारी विचारधारा के लोग थे, उनको जो है मैं कहना चाहिए, खुल के कहना चाहिए, हमारी पार्टी के लोगों ने माननीय मुलायम सिंह यादव को समर्थन दिया था। माननीय मुलायम सिंह यादव ने हमारी सारी पार्टी के विधायकों को तोड़ दिया, हमको खुद ही ध्वस्त कर दिया। हम उनको समर्थन दिए, हमको तोड़ दिए। तो ये तमाम जो जातीय समीकरण है, इससे हमारी पार्टी कमज़ोर रह रही है। लेकिन ये विचारधारा कोई मरती नहीं, वो मार्क्सवाद मरेगा नहीं, विचारधारा नहीं मरेगी। ये जातीय समीकरण ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहेगा। जब तक बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई इसी तरह से इस दौर में बढ़ता रहेगा, ये निजीकरण बढ़ता रहेगा, तो आज नहीं कल सभी लोगों को समझना पड़ेगा और फिर से लौट करके वर्गीय समीकरण की राजनीति करना पड़ेगा और समाज को एकजुट करने की बात करना पड़ेगा। आपको भी कभी आंदोलन के समय जेल भेज दिया गया था, क्या वाकया था? मैं मित्र कई बार आंदोलन के समय जेल गया हूँ। किसानों की समस्या लेकर के जेल भरो आंदोलन किया हूँ, नौजवानों की समस्या लेकर के लिया हूँ, पार्टी की समस्या लेकर के कम से कम 20 बार तो लखनऊ की जेलों में रहा हूँ, 2-2 दिन 4-4 दिन, कभी कभी दिल्ली में भी हम लोग जेल में रहे हैं। जेल तो बहुत रहे हैं आंदोलन में। चौधरी चरण सिंह को लेकर के कहा जाता है कि ऐसा किसान नेता था जो सत्ता के सबसे उच्च पद पर आसीन हुआ और किसानों की बात करता था, गरीबों की बात करता था। उस समय आप राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय थे, क्या मानते हैं कि वाकई में उनकी कार्यशैली कैसी थी? वास्तव में चरण सिंह एक ईमानदार नेता थे। वो हम चाहे किसी पार्टी की राजनीति करते हों, जो ईमानदारी है उसको मानना पड़ेगा। चरण सिंह जितना इकोनॉमिक की जानकारी किसी को नहीं थी, अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे।
और हमारे यही वीआरपी की फिल्म बोल रहे थे कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंडिया इज इंडिया। वो जो है बहुत निर्भीक नेता थे और ईमानदार थे, किसानों के मसीहा कहे जाते थे। अरे उन्होंने जो एक ही जात के लेखपाल होते थे उनको जो है हटा करके सभी लोगों को कर दिया। और तमाम ऐसे ज़मींदारी जो है एबलेशन एक्ट में उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन एक काम नहीं किया उन्होंने। न तो हमें आरक्षण की बात किया है और न गरीबों की बात बहुत ज़्यादा करते थे। सच्चाई ये है किसान मजदूर के नेता थे, किसान के नेता थे, मजदूर के कम थे। तो चरण सिंह ईमानदार थे, अच्छे नेता थे। और उन्हीं के लड़के को हाथरस जाते समय जो मनीषा कांड हुआ है, उनके लड़के जयंत को पुलिस के लोगों ने बेदर्दी से पीटा। मैं देख रहा था टेलीविज़न पर, इतनी बेदर्दी से पीट रहे थे। अगर उनके कार्यकर्ता चारों तरफ से घेर न लिए होते तो शायद उनको मार डालते, इतनी मारते तो मरी जाते। तो ये तब का लाठीचार्ज अब का लाठीचार्ज में अंतर है। वास्तव में ईमानदार थे चरण सिंह, उनकी सराहना करता हूँ और करता रहूँगा। एक आखिरी सवाल है कि आप चुनाव आयोग से क्या कहना चाहेंगे कि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर डीएम, एसपी और बाकी जो प्रशासनिक अमले हैं उसमें चुनाव आयोग अपने हिसाब से फेरबदल करे जिससे चुनाव प्रभावित ना हो? आप क्या इसी अपील करना चाहेंगे? आप सही कह रहे हैं। चुनाव आयुक्त वो TN सेशन वाला चुनाव आयुक्त नहीं रह गया। आज टी वेंकटेश चुनाव आयुक्त हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, वो सजेस्ट करना चाहूँगा कि माननीय चुनाव आयुक्त जी, जो उपचुनाव 7 जगह पर हो रहे हैं उन सारे जगहों पर जातीय समीकरण के या RSS के सारे लोग जो है बैठाए गए हैं, उस पर फेरबदल करें, उसको समझें कि वास्तव में कहाँ गड़बड़ी हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है। एक जाति से ये हमारी धरती नहीं चलेगी, न हमारा देश चलेगा। हमारा देश विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों का देश रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई हम नारा लगाते हैं। हिंदुस्तान के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हम नारा लगाते हैं CPI के लोग आंदोलनों में। ये इससे हट करके ये राजनीति हो रही है, इससे हट के ये चुनाव हो रहा है, उपचुनाव इससे ज़्यादा हट के हो रहा है। इसलिए मैं चुनाव आयोग से ये कहना चाहूँगा कि अपने ढंग से चुनाव आयोग स्वतंत्र है, स्वतंत्रतापूर्वक अपना काम करे। सरकार के दबाव में काम करेगा तो हमारे समाज का, हमारे चुनाव का जो बहुत नतीजा बहुत खराब होगा। बहुत दंगा हो सकता है, फसाद हो सकती है, सांप्रदायिकरण हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है जिसको न कहा जाए। इसलिए हम उनसे आगाह करना चाहते हैं भाई आयोग। ठीक है, धन्यवाद। तो आप देखिए, एक अहम सवाल यह है कि चुनाव में निष्पक्षता को लेकर के चर्चा हो रही है, क्योंकि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ के डीएम और एसपी बदले नहीं गए हैं। थानाध्यक्ष कहा जा सकता है वही हैं जो आज के 1-2 महीना पहले लाए गए हैं। ऐसे में अगर वाकई में निष्पक्ष चुनाव आयोग को करवाना है, सरकार को करवाना है, तो अपने हिसाब से चुनाव आयोग को अफसरों की तैनाती करनी होगी। इसकी मांग भी हो रही है। और आंदोलनों की बात होती है तो आंदोलन मुलायम सिंह के समय में भी होते रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के समय में भी होते रहे हैं, गन्ना किसानों का भी आंदोलन होता रहा है। ऐसे में आंदोलन होते रहने चाहिए। इससे सरकार को सही जानकारी भी मिलती है कि आम जनता के बीच क्या फीडबैक जा रहा है। और लाठीचार्ज की हर व्यक्ति इसलिए निंदा कर रहा है क्योंकि पिछले दिनों हाथरस से लेकर के बलरामपुर और बाकी जगहों पर जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं उसको लेकर के आम जनमानस में भी रोष है। बिजली कर्मचारी भी आजकल उद्दलित हैं और सड़कों पर प्रदर्शन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह तो बिजली भी गुल कर रहे हैं, सरकार की भी बिजली गुल कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को इन सब आंदोलन पर ध्यान देना होगा और आम आदमी की बात को सुनना होगा। फर्क इंडिया के लिए जौनपुर से अखिलेश कृष्ण मोहन।